प्यारे बच्चों आज हम सर्कुलर मोशन की लास्ट क्लास में हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बहुत सारी चीजें फ्रेम से रिलेटेड बातें, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो सर्कुलर मोशन के बारे में मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बता दिया, आपको टेंजेंशियल फोर्स, सारी बातें बता चुके हैं पिछली क्लासेस। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो इधर उधर होगी, देख लो। शुरुआत कर रहे हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है उसे समझने के लिए थोड़ी सी फील्डिंग करते हैं। फील्डिंग, हाँ देखो बच्चों, जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, रॉड है ये एक, इसको यहां पे हिंज कर रखा है। हिंज का मतलब होता है बच्चों इसको ऐसे, मतलब इसको ऐसे कर दिया कि ये ऐसे घूम तो सकती है, चल नहीं सकती, तो मतलब रोटेट करने के लायक छोड़ दिया। और जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया यहां पे, और एक पॉइंट, मतलब ये पॉइंट है, एक मिनट कुछ और कलर ले लेते हैं। जैसे हमने यहां एक पॉइंट लिया, ये ए, सॉरी ये तो ओ है, यहां एक पॉइंट ए और यहां एक पॉइंट बी, ठीक है बच्चों। अब इस रॉड को थोड़ा सा रोटेट किया हमने ऐसे, ठीक है, इधर की तरफ, तो ये ऐसे डिस्प्लेस होगा ना बच्चों, मानते हो? ये डिस्प्लेस होगा, कितना एंगल मान लें? मान लो हमने कहा कि यार ये डेल्टा थीटा डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो ए पॉइंट बच्चों यहां आ गया होगा, ये पॉइंट ए आ गया, और ऐसे ये पॉइंट बी आ गया, मानते हो? ये ऐसे डिस्प्लेस करी रोड, ये वही रोड है बच्चों, ठीक है, यही है। अब ए यहां पे आ गया, बी यहां पे, बताओ किसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है? बताओ बच्चों, थीटा 1 ज्यादा है या थीटा 2? सर थीटा 2 ज्यादा है, देख के ही पता लग रहा है सर, उसमें 2 भी लिखा है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। ये तीनों एंगल सेम है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी बोथ आर इक्वल। ये गलत है, समझ रहे बच्चों, ये गलत है, मतलब ये एंगल बिल्कुल इक्वल है, समझ में आया बच्चों? तो देखो भाई मिट जाओ, चलो। अब इसका मतलब इसका भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा और इस वाले का भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। लेकिन लेंथ बताओ किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है या बी की? है तो ऑब्वियसली बी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आया ना। देखो बच्चों हमने पढ़ा था पिछली क्लास में V इक्वल टू ओमेगा, V इक्वल टू बच्चों हमने पढ़ा था, एक मिनट, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर पढ़ा था ना, है ना? बात सबको पता है ये बात। तो हम ये देख रहे हैं कि आज इनके लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो देखो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए की बात करूं तो इक्वल टाइम में रोड यहां से वहां पहुंच गई, तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है ना? ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी की बात करूं तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी। पता है आपको सबको, है ना भाई? ए और बी की दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में, जो ओ पॉइंट है। लेकिन क्या लीनियर स्पीड सेम है? देखते हैं बच्चों। तो ये स्पीड v a और ये स्पीड v b, ठीक है। स्पीड क्या होती है बच्चों, देखना, स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है? b का, b की लेंथ ज्यादा है, तो vb इज ग्रेटर देन va। और कैसे समझ सकते हैं इसको? हमने पढ़ा है v इक्वल टू ओमेगा आर। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, देखो बच्चों ओमेगा ए और बी दोनों का सेम है, ए की भी एंगुलर वेलोसिटी वही है और बी की भी, लेकिन ध्यान दो बच्चों, जो रेडियस है, मतलब डिस्टेंस है, देखो ये r1 है और ये r2 है, कौन सी वैल्यू बड़ी है? सर r2, क्योंकि इसमें 2 है देख के लग रहा है कि r2 बड़ी है, मतलब वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा है, ठीक है, 2 की वजह से नहीं, तो r2 ज्यादा है, इसका मतलब VB इज ग्रेटर देन VA, ठीक है। इसका मतलब हमें ये बात समझ में आई कि यार इस पूरी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था डेल्टा थीटा ओमेगा, ये दोनों सेम थे, लेकिन जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर जिनको बोलते हैं, डेल्टा एक्स स्पीड दोनों जो है अलग अलग थी, है ना। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सिस्टम है, अगर वो रोटेट करता है तो उसके एंगुलर पैरामीटर
जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब सेम रहते हैं हर जगह, लेकिन जो उसके लीनियर पैरामीटर होते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस और लीनियर स्पीड, ये अलग अलग होते हैं। और एक बात देखो, ये आर है, आर सेंटर से डिस्टेंस है, अगर आर 0 हो जाए तो वी क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये पॉइंट यहीं पे हो, अगर मान लो हम पॉइंट इसी को लें तो ये पॉइंट चल नहीं रहा, ऐसे एक ही जगह पे घूम रहा है ऐसे, है ना, तो इसकी लीनियर स्पीड क्या हो गई 0। तो जितना बाहर की तरफ जाते जाओगे आप ऐसे 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 ऐसे, जितना दूर जाओगे उसकी लीनियर स्पीड उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उसे उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। जैसे रूम में फैन लगा हुआ है, फैन घूम रहा है, तो उसका जो सेंटर होता है उसकी स्पीड बहुत कम होती है, मतलब सॉरी 0 ही होती है, वो तो एंगुलर वेलोसिटी है। तो सबसे बाहर वाला पॉइंट होता है ना ब्लेड पे, वो बहुत तेज से घूम रहा होता है, आप उसे वॉच नहीं कर सकते कहां है वो, कारण उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है भाई उतने टाइम में जितने अंदर वाले पॉइंट पर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो जितने आउटसाइड ऑब्जेक्ट पॉइंट होंगे उनकी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी। तो अगर मैं आपसे फाइनली इतनी बात समझा के पूछूं कि ये हम समझाया क्यों आपको, हमें ये बात पता लगी कि बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसके हर पॉइंट का एंगुलर पैरामीटर डेल्टा, थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये सब एंगुलर, जो एंगुलर एक्सेलरेशन भी, वो सब हर जगह सेम रहते हैं और लीनियर पैरामीटर हर जगह पे वेरिएबल होते हैं। तो यूनिक वैल्यू कौन सी हुई, एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है सर, इसकी जरूरत क्या है यहाँ सेंट्रीफ्यूगल में? देखो बच्चों, ये एक्चुअल में तो रोटेटरी मोशन में पढ़ाया जा सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ना कि सर्कुलर मोशन, लेकिन ये चीजें हमें जरूरत पड़ेगी आज सेंट्रीफ्यूगल समझने के लिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो देखो बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल आपने देखा था जो सेंटर की तरफ था, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, इस बच्चों इस अगर फोर्स की बात करें तो ये बहुत कंफ्यूजिव है, बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं। देखो बच्चों, आपने स्यूडो फोर्स सुना है, स्यूडो फोर्स है ना, स्यूडो फोर्स क्या है, फिक्टिशियस फोर्स है, मतलब झूठा फोर्स है। ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बच्चों झूठा फोर्स है। कैसे सर? जैसे ये एक बस है, एक ऐसी बस है सर, देखो बच्चों ये बस है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि इस सीट पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और ये बस ऐसे गोल चक्कर पे ऐसे घूम रही है। देखो बच्चों, इस आदमी को ऐसे जब ये घूमेगी तो बाहर की तरफ, इधर की तरफ, मतलब आउटवर्ड फोर्स लगेगा, रहेगा नहीं। मान लो कोई आदमी यहां खड़ा हो तो ये आदमी बाहर की तरफ फील करता है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बस घूम रही है तो इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल है इस पे? तो आप कहोगे हाँ सर, बस के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है। बहुत थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, 2-3 मिनट, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा गलत फहमी है बच्चों को, बच्चों को नहीं टीचर को भी। सेंट्रीफ्यूगल मतलब ऐसे सोचो, बस को घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल कहां से मिल रहा है, टायर पे जो फ्रिक्शन है, साइड वे, साइड की तरफ से जो फ्रिक्शन लगता है अंदर की तरफ सर्कल पे, वो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल है। मुझे बताओ बस पे सेंट्रीफ्यूगल किधर है? तो बच्चों अगर आप बस को सिस्टम मान रहे हो तो बस को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत नहीं है, बस के अंदर जो बैठा है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मून के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो मून घूम रहा है तो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी का नाम सेंट्रीपिटल है। सर क्या मून पे सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है? नहीं, मून के ऊपर कोई बैठा हो उस पर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। ठीक है, यानी कि किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर आपको कभी मानना हो कि यार ये ऑब्जेक्ट है, कोई फ्रेम रोटेट कर रही है, उसके अंदर कोई फोर्स ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स देखा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। तो बस के अंदर बैठे आदमी पे जो बाहर की तरफ फोर्स फील हो रहा है इसे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझाया? दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसको कैसे फाइंड करें? तो याद करो स्यूडो फोर्स को कैसे फाइंड करते थे। मान लो कोई ट्रेन है या ट्रॉली है, कोई एक्सेलेरेशन ऐसे ऐसे जा रही है, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो स्यूडो फोर्स इसके उल्टा लगता था ना। थोड़ी देर के लिए आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्यूडो फोर्स मान लो तो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, होता नहीं है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक्चुअल स्यूडो फोर्स नहीं होता, लेकिन हम मान रहे हैं बच्चों, और डस्टर नहीं होता यार, इसमें यही होता है, हमेशा ढूंढते रहते हैं। देखो बच्चों, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो एक ट्रॉली है ना, कोई फ्रेम है या एक ट्रॉली है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है बच्चों। ठीक है, ऐसे स्पीड v से जा रही है, रेडियस r है। ठीक है बच्चों, तो ट्रॉली अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो अच्छी बात है, इसको घूमने के लिए भाई कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, तो
फ्रिक्शन टायरों से मिल रहा होगा, ऊपर से देख रहे हैं, ये टॉप व्यू है, हेलीकॉप्टर व्यू है ये, ठीक है, हेलीकॉप्टर व्यू मतलब ऊपर से देख रहे हैं इसको। यहां किसी ऑब्जेक्ट को रख दो, रख दिया, इसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, अगर ट्रॉली चल रही है, पहले ट्रॉली का भी एक्सेलेरेशन देखते हैं। अगर ट्रॉली चल रही है बच्चों, तो ट्रॉली का एक्सेलेरेशन किधर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, इधर ना कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ये, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो होगा नहीं, इस पे अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा, इसका होगा ना, ट्रॉली के ऊपर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ट्रॉली का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। अब मैं यहां बैठ रहा हूं, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, मानते हो सब, तो इसका मतलब इस पे एक फोर्स लगना है जो बाहर की तरफ है, वो क्यों है? हमने सोचा यार हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ के हैं, स्यूडो फोर्स होता है ऐसे एक फोर्स, स्यूडो फोर्स होता है बच्चों एक ऐसा फोर्स जो जैसे हम जब ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम के अंदर रखा होता है तो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है, मतलब फ्रेम के एक्सेलेरेशन के अपोजिट। मैं कह रहा हूं कि इस पे स्यूडो फोर्स कैसे लगेगा, तो आपने पढ़ा जैसे अभी पढ़ाया था कि सर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मास है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है, ऐसे सर ये एक फोर्स है, तो ये फोर्स हमने स्यूडो फोर्स माना ना, इसी को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं फिलहाल, हमेशा नहीं फिलहाल। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, और ये यहां पे बैठे आदमी के लिए है केवल। बाहर बैठे आदमी से पूछा जाए भाई ये क्यों बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है इसको, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये ट्रॉली, ये आदमी रेस्ट में है, ट्रॉली सीधा जाना चाह रही थी, अचानक किसी फोर्स ने इसको ऐसे मोड़ा, तो ऑब्जेक्ट भी सीधा जाना चाहता है अपनी इनर्शिया की वजह से, तो समझ रहे हो, इसलिए वो रेडियली आउटवर्ड फील हो रहा है, इनर्शिया की वजह से ऐसा हो रहा है। आप इनर्शिया से एक्सप्लेन करते हो ना, याद करो स्यूडो फोर्स में सारी बात बताई थी कि स्यूडो फोर्स किसके लिए होता है, जो फ्रेम के अंदर बैठा हो नॉन इनर्शियल के लिए, उसके लिए है। ग्राउंड के जो फ्रेम होती है उसको जरूरत नहीं है स्यूडो फोर्स से एक्सप्लेन करने की, उसको तो पता है कि इनर्शिया की वजह से ऐसा हो रहा है। यहां बैठे आदमी को एक फिक्टिशियस फोर्स फील हो रहा है कि यार ये किस वजह से, आप खुद सोचो यार, बस में बैठ जाओ या गाड़ी चला रहे हो और आपने लेफ्ट टर्न किया, तो आप ऐसे ऐसे जाते हो कि दोस्त आपको धक्का दे रहा है कि चल बेटा इधर, नहीं ना, तो क्यों फील हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आपकी बॉडी की इनर्शिया सीधी जाने की थी, आपको ऐसे मुड़ना पड़ रहा है, इसलिए आप रेडियली आउटवर्ड जा रहे हो, ठीक है, वो आपको अंदर की तरफ खींच रहा है कोई, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई, तो जब भी किसी रोटेटिंग, ये रोटेटिंग फ्रेम हुई बच्चों, रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है, तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है आपको, तो प्रॉपर डेफिनेशन है इट इज द रेडियली outward fictitious force observed by an object placed inside rotating frame, ठीक है, rotating फ्रेम, सुना बच्चों, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, CF लिख देते हैं हम इसको, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या पढ़ा रखा है आपको, v²/r। अब यहां देखो बच्चों, मैंने जो भी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी वो क्यों बताई थी, इस दिन के लिए होता क्या बच्चों, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इसकी पूरी डिस्टेंस रेडियस r यहां से लेना है आपको, क्योंकि ये लीनियर पैरामीटर है ना, जो एक्सेलरेशन होगा हर पॉइंट पे अलग हो सकता है, तो आपके पास या तो तरीका ही है, क्योंकि स्पीड जो ट्रेन की हो इन पॉइंट की होगी अलग अलग हो सकती है, तो हम ये मान के चलने भी ट्रॉली छोटी है तो इसलिए स्पीड मान ली, लेकिन अगर बड़ी सी ट्रॉली हो तो हर पॉइंट पे ये अलग नहीं होगी बच्चों स्पीड, सोचो भाई जितना बाहर की तरफ जाएंगे उतनी स्पीड अलग है, तो उसके बजाय ऐसे कंफ्यूजन में रहने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, ω²r लिखना चाहिए फॉर्मूला, ओमेगा सेम रहेगा, हर पूरी ट्रॉली का एक ही होगा ओमेगा इस पूरी का, और r क्या होगा बच्चों, रेडियस, है ना। तो हम देख लेंगे सेंटर से कितनी दूर है वो ऑब्जेक्ट, ट्रॉली का जो ट्रेन घूम रही है, ट्रॉली घूम रही है, उसका रेडियस नहीं लेना, सेंटर से वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है जिसपे हम फोर्स देख रहे हैं, ठीक है, वो रेडियस यहां लेंगे। तो इसके बजाय ये वैल्यू ज्यादा प्रेफर करी जाएगी, क्योंकि ये ओमेगा जो होता है पूरी ट्रॉली का यूनिक होगा, ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड होगा। अब आपको ये लगेगा कि सर आप इसे प्रॉपर स्यूडो फोर्स क्यों नहीं बोल रहे हो, तो देखो बच्चों, स्यूडो फोर्स मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, अगर इस ट्रॉली के पास
एक तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है और इसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आ जाए। कैसे? मतलब ऐसे, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया, तो इस ट्रॉली का नेट एक्सीलरेशन बच्चों कितना होगा? नेट एक्सीलरेशन कितना होगा सोचो। इसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है और सेंट्रीपिटल, क्या पढ़ाया था बच्चों? नेट एक्सीलरेशन ऐसे आ जाएगा, तो स्यूडो फोर्स कैसे लगेगा? इधर की तरफ ना। तो क्या स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल बन सकता है? हमने सेंट्रीफ्यूगल में क्या लिखा है? फिक्टिशियस फोर्स ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना, इन रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, क्या है? रेडियली आउटवर्ड है ना, ये तो स्क्यूड है, मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। हमें रेडियली आउटवर्ड क्या होना चाहिए बच्चों? इधर की तरफ, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट, मान लो ये अल्फा एंगल है, तो एम ए साइन अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा, तब इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। तो इसलिए हमने बोला ही नहीं, हमने तो बोला कि रेडियली आउटवर्ड जो नेट फोर्स होता है उसको हम क्या मानेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। इसलिए स्यूडो फोर्स को नहीं देखते, क्योंकि फिर इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। इसको बोलते हैं बच्चों कोलियोसिस फोर्स, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सोचना नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो हमें यही मानना है, इसी फोर्स को समझना है जो रेडियली आउटवर्ड कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड कंपोनेंट कौन हुआ? सेंट्रीफ्यूगल। अब मुझे बताओ, मैं आपसे छोटे छोटे एग्जांपल पूछता हूं। एक कार गोल चक्कर पे घूम रही है, तो कार पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा? नहीं, कार पे लगेगा सेंट्रीपिटल, और दूसरा फोर्स कौन सा? वही फ्रिक्शन है, ठीक है। और टेंजेंट के अलोंग हो सकता है कोई फोर्स। कार के अंदर बैठे हुए आदमी पे लगेगा, हाँ। और किसके लिए जरूरी है वो? अगर कार के अंदर बैठ के आप उस फ्रेम में समझना चाहते हो कि यार कोई भी चीज कार में ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, तब जरूरत है आपको। अगर आप बाहर खड़े और उस आदमी के मोशन को समझना चाहते हो तो जरूरत नहीं है आपको। भाई बिना स्यूडो फोर्स के भी क्वेश्चन हुए थे, और स्यूडो फोर्स मान के भी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेते थे तो स्यूडो फोर्स की जरूरत थी, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं लेते तो स्यूडो फोर्स की जरूरत थी, जब आप ट्रॉली के रेस्पेक्ट में सोचते थे, ठीक है। थोड़ा सा पिछले चैप्टर को पढ़ के आओ, लॉज ऑफ मोशन, स्यूडो फोर्स बहुत डिटेल में पढ़ाया था बच्चों। देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और बात है बच्चों, स्यूडो फोर्स में एफबीडी में बनाया गया था ना, स्यूडो फोर्स तो माना जाता था, ड्रॉ करते थे, बिल्कुल ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल को ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल को एफबीडी में ड्रॉ किया जाएगा। अच्छा, और सेंट्रीपिटल को ड्रॉ करते थे? नहीं, सेंट्रीपिटल तो एक वैल्यू होती थी mv²/r, और जो उसका कॉज होता था उसको ड्रॉ करते थे, जैसे फ्रिक्शन वगैरह। mv² वहां तो नहीं लिखते थे ना, mv²/r एफबीडी में ना, इसको लिखना होता है जितना भी है, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो जैसे ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, इससे समझते हैं। ये एक ना रोटर है। अच्छा एक और बात, फिर एक और बात बताता हूं। क्या रोटेटरी मोशन, क्या स्यूडो फोर्स के बिना भी क्वेश्चन हो सकता था? हाँ। तो यही क्वेश्चन अगर आप सेंट्रीपिटल से सोचना चाहें तो भी सॉल्व होगा, सेंट्रीफ्यूगल से सोचना चाहें तो भी सॉल्व होगा। ये मजेदार बात है। देखो ये बच्चों, ये सिलेंडर है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब देखो ये सिलेंडर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है बच्चों, ठीक। यहां इसका रेडियस आ रहा है बच्चों, ठीक है। रोटर कह देते हैं इसको। ये एक आदमी है, ये कैसा आदमी है सर? ऐसे। अब सोचो अगर ये बच्चों घूम रहा है तो ये ऐसे आदमी ऐसे क्यों नीचे नहीं गिर जाएगा? तो यहां प्रॉपर फ्रिक्शन भी है इसकी दीवारों पे। ओए 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 ओए, इसकी दीवारों पे फ्रिक्शन भी है बच्चों। देखो ऐसे, ठीक है। यहां भी फ्रिक्शन है, म्यू गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा है ओमेगा कितना हो कि ये इसमें इसके साथ घूमता रहे, ठीक है। तो सोचो बच्चों, जब कोई ऐसे रोटर में घूमता है तो उसे बाहर की तरफ ऐसे फोर्स फील होता है, तो ये दीवार से सटेगा, दीवार से सटेगा तो रिएक्शन बढ़ाएगा, रिएक्शन बढ़ाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ाएगा। और अच्छा, इसके जो फोर्स है उनको देखते हैं। तुमसे पूछा जा रहा है कितनी स्पीड से घुमाए कि ऐसे ही दीवार पे बिना गिरे घूमता रहे दीवार के साथ साथ। अरे यार चलो देखते हैं। जैसे इस पे रेडियली आउटवर्ड बच्चों एक फोर्स होगा, रेडियली आउटवर्ड। पहले तो इसकी बेसिक फोर्स बनाते हैं, mg, ठीक है। अब इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। सर क्यों? भाई जब ये बाहर की तरफ पुश हो रहा होगा, दीवार को कर रहा होगा, तो दीवार पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। एक इस पे म्यू एन फोर्स। अच्छा पहला क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता लगेगा? सर सेंट्रीफ्यूगल का क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन तो ये बनता है। देखो बच्चों क्या करना है आपको ऐसे देखना है कौन घूम रहा है, मोटर घूम रहा है या उसके अंदर बैठा हुआ ऑब्जेक्ट घूम रहा है? रोटर।
तो रोटर के अंदर बैठा हुआ है ये, इसका मतलब घूमती हुई फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है। जब जब ऐसा है तब तब आपको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल का यूज करना है। अब तक जितनी क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया वो ऑब्जेक्ट घूम रहे थे उनके बारे में सोचना था आपको। बस घूम रही थी, पार्टिकल पत्थर बांध के रस्सी में घुमा रहे थे, सब उस टाइम सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट का देख रहे थे। आज क्या है, घूमते हुए ऑब्जेक्ट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं हम, घूमते हुए किसी फ्रेम के। तो यहां इसलिए सेंट्रीफ्यूगल की जरूरत है, और इसके बिना भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, वो भी करके दिखाऊंगा। तो देखो अब ये दीवार को पुश कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा। और सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू मैंने क्या लिखाई थी भाई, सेंट्रीफ्यूगल होता है बच्चों मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एम वी स्क्वायर बाय आर लिखो, या एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर आर, समझ रहे हो। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि ओमेगा पूरी ट्रॉली का, पूरी फ्रेम का यूनिक है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो देखो समझो बात को, यहां हो गया इस पे ये एम ओमेगा स्क्वायर आर रेडियली आउटवर्ड। अच्छा मैं अगर यहां कैमरा लगा दूं तो उस आदमी को कैमरे में, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, कैमरे में आदमी रेस्ट में दिखाई देगा, मोशन में, रेस्ट में। भाई हम सब घूम रहे हैं अर्थ में, अर्थ के साथ, लेकिन हम एक दूसरे को रेस्ट में फील करते हैं, क्योंकि हमारी फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 0। तो ये और ये दोनों का एक्सेलरेशन 0 है रिलेटिव, तो क्योंकि ये हमेशा इसको रेस्ट में दिख रहा है ना, रेस्ट में दिख रहा है, तो इसका एफबीडी बनाओ। देखो बच्चों ऊपर की तरफ म्यू एन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऊपर क्यों है, क्योंकि आदमी की टेंडेंसी नीचे गिरने की। एम जी इधर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये एन इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों एन कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और म्यू एन किसके बराबर होगा बच्चों, एम जी, समझ रहे हो भाई, इक्विलिब्रियम में। तो म्यू एन, और हमने किसके रेस्पेक्ट में बनाया ये, विद रेस्पेक्ट टू रोटर एफबीडी, इसके रेस्पेक्ट में बनाया। तो म्यू एन अपॉन एन डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, एम जी अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर आर, एन से एन कट गया, एम से एम कट गया, कुछ गलती हो तो देखना बच्चों। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाय म्यू आर, ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाय म्यू आर, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ठीक है, अंडर रूट जी बाय म्यू आर, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। कितनी स्पीड से घूमेगा, तो ये इसके साथ रेस्ट में रहेगा। तो एक बच्चा कहता है कि सर आप एक बात बताओ, आप कह रहे थे कि बिना सेंट्रीफ्यूगल के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, करना जरा सर। तो देखो बच्चों, अगर आप बाहर खड़े हो, ठीक है, ये ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, इससे पूछे भाई क्या हो रहा है ये, तो कहेगा देखो एक आदमी घूम रहा है। हम पूछेंगे घूमने के लिए तो सेंट्रीपिटल चाहिए था, तो कहेगा लग तो रहा है नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो इसका मतलब उसके पास तो नॉर्मल रिएक्शन है। और ये जो फोर्स है बच्चों, ये फोर्स तो नहीं लगेगा आप ग्राउंड पे खड़े आदमी के लिए। तो देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, मैं कहूंगा भाई सेंट्रीपिटल कैसे मिलेगा, तो कहता है लो सर, ये जो नॉर्म, इसको भी हटाते हैं, देखो एफबीडी बना रहे हैं, ठीक। देखो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन है, और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एफबीडी बना रहा हूं मैं, ठीक है, ग्राउंड। और अब इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है यही क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल। और घूमते ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रीपिटल क्या होता है, ये लिखा जा सकता है, इक्वेशन सेम बनी, आंसर। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है तो भी आंसर सेम, सिचुएशन सेम है। समझ में आया लॉजिक। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल जो है बच्चों, सेंट्रीपिटल से भी क्वेश्चन हो सकता है और सेंट्रीफ्यूगल में भी। सेंट्रीफ्यूगल से थोड़ा लॉजिकली इजी हो जाता है समझना बातों को, ठीक है। और हमें ये भी समझना है कि जब हम रोटेटिंग फ्रेम के अंदर बैठे होते तो बाहर की तरफ पुश क्यों होता है, क्यों फील हो रहा है ये, तो अंदर की फ्रेम के रेस्पेक्ट में पता लग रहा है, क्योंकि हम हमारे ऊपर एक टिशियस फोर्स लग रहा है, सीडो फोर्स जैसा फोर्स लग रहा है। और बाहर के अकॉर्डिंग क्यों घूम रहे हम, ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारी इनर्शिया सीधी जाने की है और हमें मोड़ा जा रहा है, तो इसलिए बाहर की तरफ एक फोर्स फील हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ये सारी बात। अब बच्चों यही एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अरे यार ये डस्टर ढूंढते रहते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करते हैं ऐसे क्वेश्चन का। देखो अब यहीं पे इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है बच्चों, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी ये क्या होता है सर? देखो बच्चों धरती पर तो हमने आतंक मचा रखा है भाई। पृथ्वी जो हमारा प्लेनेट है इसका तो हम नाश करने पे तुले हुए हैं, है ना। पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी से तबाह किया जाए, तो उसके बाद फिर जगह कहां बचेगी, कहीं नहीं है। पता नहीं मैंने कोई बुक पढ़ी थी, बताया था किसी ने कि धरती से कई हजार साल चलते रहे अगर हम, तब भी हमारे लिए धरती जैसी रहने लायक कोई जगह नहीं है। सर मार्स पे रह लेंगे, मंगल पे और चांद पे, ये सब कहने की बातें हैं।
जो नेचर की क्लाइमेट प्रेशर वगैरह सब भाई वो यहाँ है, वो और कहीं नहीं है। कई हजार लाख साल तक चलते रहे तो भी नहीं मिलेगा। क्या करे सर, पानी तो ढूंढा जा रहा है सर, उस पर मिला है फलाना डिम का, कुछ नहीं है भाई, तो इसको बचा लो। लेकिन हम बचाएं क्यों, हम तो सर तबाह करेंगे। तो देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, मान लो कुछ नहीं बचा अर्थ पे, तो लोग स्पेस में जाके रहना शुरू कर दिया। अब स्पेस में ऐसे कोई एक बड़ी सी प्लेटफॉर्म बना लिया और उस पर रह रहे हैं राम और श्याम, ठीक है, ये उनका हैप्पी होम। देखो बच्चों इस बड़े से प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं ये, ठीक। एक दिन क्या हुआ बच्चों, ये प्लेटफॉर्म स्पेस में रुका हुआ है, ग्रेविटी तो नहीं होती इंटरस्टेलर स्पेस में। अब एक दिन क्या हुआ, इसने गलती से जंप ले लिया इसे, तो बताओ भाई ये तो निकल लेगा ना, ये अकेला रह जाएगा। तो बिना ग्रेविटी की बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, तो क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, एक बड़ा सा सिलेंडर लो, ठीक है, बड़े से सिलेंडर को घुमाओ। सर कैसे घुमाओगे बड़े से सिलेंडर को, हमने भाई ग्रेविटी मेंटेन बनाने के लिए तो मिट्टी चाहिए बहुत, वो तो अर्थ है, तो अर्थ को तो हमें तबाह करने पे लगे हुए हैं, तो ऐसा मास तो नहीं डिपोजिट हो सकता। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी, या आप आजकल की मूवी देखते हो ये सब, तुम तो देखते होगे आजकल की जनरेशन, उसमें दिखाते हैं घूमते व्हील में ग्रेविटी नहीं होती, ऐसे ऐसे कुछ देखते हैं ना, उनके एरोप्लेन से होता है जो, वही कुछ है। रॉकेट लगा दिए यहाँ पे ऐसे, तो ये थ्रस्ट की वजह से घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे घूम पड़ा। अब सोचो इसमें जो भी रखा होगा बच्चों, तो बाहर की तरफ फील होगा ना उसे फोर्स। तो यहाँ पे लोग अगर ऐसे रहे इसमें इस तरीके से, देखो ऐसे, तो इनको हमेशा इधर की तरफ ग्रेविटी फील होगा, ठीक है, और ये सटे रहेंगे इस दीवार से। भाई नीचे गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है इनमें, स्पेस में जब ग्रेविटी ही नहीं है, तो ये बाहर की तरफ पुश रहेंगे ऐसे। और जैसे मान लो इनका स्विमिंग पूल ऐसा रहेगा, ऐसे, समझ रहे बच्चों। तो देखो ये पानी है, ये एक बच्चे की साइकिल खड़ी है, समझ रहे बच्चों, ठीक। तो इस तरीके से ये रह सकते हैं हम, ग्रेविटी मिलेगी है बाहर की तरफ आउटवर्ड। तो ये सेंट्रीफ्यूगल का एक एग्जांपल है, ठीक है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का, वही है रोटर वाला। अब देखो यार, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही। जैसे बच्चों ये एक रिंग है, ठीक है, इस रिंग में बच्चों ये ऐसे घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, और इसका रेडियस है बच्चों r। एक बड़ी सी रिंग वर्टिकल डायमीटर ऐसे घूम रही है, मतलब समझ सकते हो, अरे यहां पे कुछ रखा नहीं है ऐसा, ठीक है, मतलब ये प्लेट रखी है, इससे कोशिश करें, ये ऐसे रखी है, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन ये तो प्लेट है, वो होती है रिंग, ठीक है, कड़ा ऐसे, तो वो ऐसे घूमेगा, ठीक। अब देखो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चों, एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ, हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि एक मिनट, अरे यार अंडू, देखो इसमें ना एक रिंग पड़ी हुई है बच्चों यहां पे, समझ रहे बच्चों, ऐसे जब आप इसे घुमाओगे तो रिंग पर रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये रिंग, ये छोटी सी बीड है, इसको बोलेंगे स्मॉल बीड, ठीक है, स्मॉल बीड, और इसे हुप भी बोलते हैं बच्चों, रिंग को हुप भी बोलते हैं, आपको सारे वर्ड पता होने चाहिए। बीड मतलब स्मॉल रिंग, ठीक है। तो इसमें पड़ी हुई है, अब वो पड़ी हुई है, तो अब जैसे तुम इसे घुमाओगे तो उस पर रेडियली वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा, उसे बाहर की तरफ फोर्स फील होगा, तो ये बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितने एंगल पे ये इसके साथ घूमती रहेगी। मतलब जब आप इस बड़ी सी रिंग को घुमा रहे हो, इसके अंदर ये छोटी रिंग पड़ी हुई है, तो ये ऐसे सरकती जाएगी, हो सकता है यहां पहुंच जाए, तो कितने एंगल पे रह सकती है, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ध्यान से सुनना बच्चों। अब एक बच्चा कहता है सर पहले तो बताओ सेंट्रीफ्यूगल कैसे समझ में आएगा, ये क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल का है, बताओ। देखो बच्चों घूमती हुई रिंग है ना, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल का अप्रोच होना चाहिए यहाँ क्वेश्चन में। भाई अभी तक जितनी इस पिछले से 2-3 टॉपिक मतलब क्वेश्चन से पहले जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, एक ही ऑब्जेक्ट घूमता था,
उसी के बारे में पढ़ते थे। यहाँ घूमते ऑब्जेक्ट के अंदर कोई घूम रहा है, रखा हुआ है, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल से सोचना चाहिए भाई। साथ में इस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ फोर्स फील हो रहा है, तो सबसे पहले तो इसका सर्कुलर मोशन का है, तो इसका प्लेन सोचो किस प्लेन में घूम रहा है, तो ये इस प्लेन में घूम रहा है बच्चों। ये जो बीड है ये ऐसे घूम रही होगी इस प्लेन में, है ना, ऐसे भाई वर्टिकल, ऐसे बड़ी सी रिंग घूम रही है तो ऐसे वर्टिकल प्लेन में, ये नॉर्मल रिएक्शन हो। अब देखो, अब इसका रेडियस ये हुआ ना, ये कैपिटल आर है। तो अब पहले थोड़े से फोर्स देख लो। तो बच्चों इस पे जो फोर्स होगा, कौन कौन से फोर्स होंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे 90 डिग्री पे, है ना, लगेगा नहीं लगेगा बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन। एक वेट होगा और इसका सर्कुलर मोशन ये है बच्चों, इसके रेडियली आउटवर्ड लगेगा, ध्यान रखना है, इसके रेडियली आउटवर्ड, तो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा। और कितना होगा अगर इसका मास m है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है बच्चों, ऐसे। अगर मैं इस रिंग में कैमरा लगा दूं तो उसके अकॉर्डिंग ये बीड हमेशा उसको रेस्ट में दिखाई देगी ना, क्योंकि रिंग भी घूम रही है, ये भी घूम रही है, दोनों की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 0। समझ रहे बच्चों, प्लेन के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब देखो, अब इतना समझ में आया। अब ये मास m है, ठीक है। देखो बच्चों, इसका एफबीडी बनाओ, इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा ना ये हमेशा, ये n, अगर ये थीटा है तो यहां वर्टिकल से ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा, ये mg और ये m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, मुझे बताओ बच्चों, ऊपर की तरफ कितना होगा, n cos थीटा, नीचे की तरफ क्या होगा, ठीक है, n sin थीटा। तो n sin थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर r। समझ आया, m ओमेगा स्क्वायर r। और n cos थीटा ये भाई देखो, n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा ये। अब देखो डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो सेकंड बाय फर्स्ट, अरे यार सेकंड बाय फर्स्ट, टेन थीटा इक्वल टू, डिवाइड कर रहे हैं बच्चों फर्स्ट बाय सेकंड, तो n से n कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r बाय g। ठीक है, अब देखो बच्चों, टेन थीटा ओमेगा स्क्वायर r कितना होगा बच्चों, देखो ये r हाइपोटेन्यूज है, कैपिटल R और ये स्मॉल r, तो साइन थीटा देखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं यहीं पे ही, अरे यार देखो टेन थीटा हो जाएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, और टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा अपॉन g। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, g बाय ओमेगा g बाय, अच्छा हमें कॉस थीटा बताना था ना। देखो बेटा यहां से कॉस थीटा आ जाएगा g बाय ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो कॉस इनवर्स g बाय ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, देखो अगर मैं ऐसे लिखूं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स g बाय ओमेगा स्क्वायर r, ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो ये एंगल आ गया कि इस पे इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अब एक बच्चा कहता है सर सेंट्रीपिटल के बिना कर, मतलब सेंट्रीपिटल से करके दिखाओ, तो यार कॉमन सेंस हो गया, अब इसको हटा दो, इसको भूल जाना। ठीक है,
और ये एन साइन थीटा अगर ये ऐसे घूम रहा है तो एन साइन थीटा इसको इस सर्कल में घुमाने के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर ही होता है। तो भी हो गया ये, यानी कि सेंट्रीपिटल से भी हो सकता है और सेंट्रीफ्यूगल से भी, दोनों से हो सकता है। वैसे एफबीडी में नहीं दिखाएंगे, फिर इतने हिस्से को हटा देंगे। ठीक है, ये तरीका है बच्चों, समझ आ गया। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर बताओ मुझे इतनी स्पीड से घुमाना है इसको, मैक्सिमम स्पीड से कितनी से घुमाऊं कि अभी यहां हॉरिजॉन्टली हो जाए, ये बीड जो है, मतलब खिसकते 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 इतनी तेज घुमाऊं कि यहां जाए, थीटा 90 हो जाए, तो ओमेगा कितना होना चाहिए। तो देखो ये मजेदार बात है, ये एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन बच्चों। cos थीटा इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर। थीटा कितना करना चाह रहा हूं मैं, 90, cos 90 जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर, क्या आ जाएगा ये 0। ठीक है, यहां से ओमेगा कितना आ गया, इंफिनिटी। यानी कि ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू ही नहीं ओमेगा की जिससे तुम इतना तेज घुमा दोगे 90 पे आ जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन जरूर होगा, पता है क्यों, क्योंकि वेट है ना जो, तो वेट को बैलेंस करने वाला ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं ना, तो कुछ तो डिफ्लेक्ट करके रखेगा यार ये, इसलिए ऐसा है। तो ऐसी कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है जिससे ये आप इसे घुमाओ कि 90 पे आ जाए। क्लियर है बच्चों। देखो बच्चों आपको देता हूं, बच्चों आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप ऐसा कुछ बेसिक कंटेंट पढ़ाइए सर, लाइव आइए, मतलब हमें रेगुलर क्लास दीजिए। तो बच्चों मैंने इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ज्वाइन किया है, और वहां पे आप सीबीएसई के लिए, प्योर सीबीएसई के लिए मेरी क्लासेस में आ सकते हैं अनअकैडमी पे। और मेरा रेफरल कोड है, फैकल्टी रेफरल कोड है, देखो बच्चों एक मिनट, हाँ ये कोड है बच्चों उज्जवल K10, इसको आप यूज कर सकते हो। और अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो उसके बेनिफिट बताता हूं। प्लस क्या होता है बच्चों, जैसे एक तो फ्री क्लासेस होती हैं, जैसे स्पेशल क्लासेस हैं आप देखते हो, यूट्यूब क्लासेस हैं। अगर आप प्लस पे जाते हो तो पेड कोर्स है, और पेड कोर्स का मतलब जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी का मतलब सिंसियरिटी। तो सिंसियरिटी के साथ अगर आपको पढ़ना है तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो। इसमें क्या है बच्चों, लाइव क्लास होंगी, हर कोर्स के हिसाब से कोर्स बनाए जाते हैं। दूसरा, अगर आप एक प्लेटफॉर्म एक बार आपने पे कर दिया तो जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे, जितने उन्होंने कोर्स चला रखे हैं, एक ही फिजिक्स के सब्जेक्ट के कई सारे टीचर हैं, तो उनकी किसी की भी क्लास को ले सकते हो आप, रेगुलर क्लास या प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, उनके नोट्स असाइनमेंट जो भी है। ठीक है, और बेस्ट एजुकेटर है भाई। ठीक है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपने देखा होगा, मैक्सिमम टीचर अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। और जैसे अब यहां आर्ट्स की प्रॉब्लम नहीं होती, आपने जनरली देखा होगा बच्चों, जब कोचिंग में या कहीं पे भी, जिसको मैं भी फील करता हूं, कई बार हम सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाते किसी भी टॉपिक के, उसके साथ मतलब जस्टिफाई नहीं करते। यहां ऑनलाइन में अनअकैडमी में टीचर्स को बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने आवर्स में टॉपिक पढ़ाओगे या कम, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। तो पूरा तसल्ली से आप आवर्स डिसाइड कर सकते हो, और बढ़िया से कोर्स टीचर डिसाइड करता है जितना वो पढ़ा सकता है। तो जैसे जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए काफी डिटेल में बढ़िया से बनाया जा सकता है, तो हर टॉपिक आपको पूरे तसल्ली से टाइम मिलता है उसमें। दूसरा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, हर 3 क्लास के बाद, 3 क्लास मैंने पढ़ा, चौथी क्लास डाउट की होगी, मतलब उसको मैं भी नहीं हटा सकता। तो रेगुलर डाउट क्लासेस जिसमें आप अपने क्वेश्चन अपलोड करते रहते हो, लाइव चलता रहता है, क्वेश्चन मेरे सामने आया मुझसे सॉल्व करते रहते हैं। तो लाइव टेस्ट सीरीज बच्चों, स्टडी मटेरियल, और आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम इतना आपका जो भी रेगुलर आपका जो आंसर राइटिंग सेशन, हाँ इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है बच्चों। तो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है जो सबसे स्पेशल बात है, जो कोई प्लेटफॉर्म कर नहीं रहा है। तो ये सारी बातें हैं इसमें। अब देखो, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चों, हाँ जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने 12th का भी शुरू किया है, मिशन 100, एक क्रैश कोर्स आप कह सकते हो, लेकिन है ये पूरा 100 डेज का प्रोग्राम, तसल्ली से पढ़ाया जा रहा है। तो क्लास 12th के लिए है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स में पढ़ा रहे हैं अर्पित सर, विवेक सर केमिस्ट्री में, जूही मैडम बायो में। तो इस तरीके से ये एक तगड़ा कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप 11th या 12th में हो बच्चों, अगर आप 11th में हो तो 11th में आप एक बड़ा सा प्लान ले लो, ताकि सीबीएसई आपका सफर ना करे। मैक्सिमम बच्चे कोचिंग के चक्कर में, कभी जेई नीट, इन सब के चक्कर में अपना सीबीएसई, अपना फाउंडेशन वीक कर लेते हैं। तो एक बढ़िया सा प्लान ले लो, जैसे 12 महीने का आपने लिया ये, तो 2100 पर मंथ आपको चार्ज पड़ रहा है। इसमें भी आप अगर रेफरल कोड डाल लेते हैं उज्जवल K10, तो ये भी आपको कम पड़ जाएगा बच्चों, 10% इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, और सिंसियरिटी के साथ आप पढ़ सकते हो, काफी सिंसियरिटी के साथ ये प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है। ठीक है,
अब दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन में क्या है बच्चों, जैसे देखो, अरे इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है बच्चों। मतलब ऐसा कुछ समझ लो आप, जैसे ये रिमोट है ना, ये एक्सिस पे घूम रही है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, ये रख के मेरे से नहीं लेना चाहता, ये ऐसे घुमाओगे तो इस पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा रेडियली बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां r डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों, ऐसे एक बॉक्स रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा होगा। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, बाहर जाने की होगी नहीं। सर क्यों? क्योंकि ये रोटेटिंग फ्रेम के अंदर बैठ रखा है। अगर किसी आदमी को बिठा दो, उससे पूछो बेटा बताओ क्या फील होगा इसको, तो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। देखो बच्चों, अगर बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और नीचे स्मूथ हो तो रेडियली आउटवर्ड जाएगा इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इस आदमी के अकॉर्डिंग ये बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर यहां रफ सरफेस हो बच्चों, म्यू फ्रिक्शन हो, उस केस में क्या होगा, तो इस आदमी के अकॉर्डिंग दो फोर्स होंगे, एक तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है, और एक फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, म्यू एन। एन कितना होगा, mg को बैलेंस करेगा, भाई आप सोचो, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये म्यू एन अंदर की तरफ। अच्छा एन तो mg होगा, इतना तो सीख ही लिया यार तुमने, है ना, एफबीडी बना के देख सकते हो आप। तो अगर देखो बच्चों, म्यू एन, अगर म्यू एन सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर r जहां पे वो रखा है वहां से ज्यादा है, n की जगह क्या लिखोगे बच्चों, mg, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, m से m काट दिया, ठीक। अगर म्यू इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर r बाय g है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लिप, ठीक है, स्लिप नहीं करेगा ना, वहीं रखा रहेगा। ये बड़े क्वेश्चन है, बेसिक बुक्स में भी आते हैं। ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करेगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कम है और ये जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ये ज्यादा है, तो ये इसके साथ ही घूमता रहेगा। अच्छा टेंजेंट इस डायरेक्शन में कोई जो ऐसे घूमेगा, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट के लोग कोई फोर्स नहीं है, तो टेंडेंसी नहीं है स्लिप करने की, ठीक है, समझ आ गया बच्चों। तो इस केस में स्लिप नहीं करेगा। लेकिन अगर म्यू एन इज ग्रेटर देन एम, अगर बच्चों म्यू एन इज लेस देन एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, और एम क्या होता है बच्चों, एन एम जी ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये देखो बच्चों इस केस में ये स्लाइटली बाहर की तरफ जाएगा, है ना। तो जी लेस देन, सॉरी, ये हो जाएगा बच्चों जी लेस, जी नहीं लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, ठीक है। तो अगर म्यू ग्रेटर देन, ठीक है, सॉरी लेस देन, अरे यार एक मिनट रुको बच्चों, जी म्यू लेस देन ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी है, तो भाई क्या होगा, फ्रिक्शन कम पड़ गया ना, ये देखो एक्सेलेरेशन हो गया ना, ये एक वैल्यू हो गई, दो एक्सेलेरेशन का रेशियो कह सकते हो आप, ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलेरेशन ही होता है, तो ये बाहर की तरफ स्लाइड करेगा, ठीक है। और कितने एक्सेलेरेशन से स्लाइड करेगा, इसको बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे बच्चों, और इससे आउटवर्ड स्लाइड करेगा, ठीक है, समझ में आई बात, रेडियली आउटवर्ड स्लाइड करेगा। और कितना होगा बच्चों वो, तो वो हम अभी एक क्वेश्चन से समझेंगे, मतलब रेडियली आउटवर्ड स्लाइड करेगा, पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है, क्लियर है कि अगर ये फ्रिक्शन कम पड़ गया तो उस केस में ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा। तो ऐसे 2-3 ब्लॉक रख के आपसे पूछेगा कि स्लाइड करेगा नहीं करेगा, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके अलावा एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। फ्रिक्शन हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको समझ में आ गया इस कंसेप्ट का मतलब। तो जैसे एक पाइप है ये, ठीक है,
ये एक पाइप है बच्चों, ठीक है, होलो पाइप है, यहां पे रखा हुआ है देखो, ये होलो पाइप है, देख रहे हो बच्चों इधर से, ठीक। अगर इस होलो पाइप के अंदर मैं कंचा रख दूं, मार्बल होता है ना गोल, और उसे रख के और इसको ऐसे घुमाऊं एक एक्सिस के अबाउट ऐसे, तो वो कंचा बाहर की तरफ जाएगा इस ड्रिल में को, ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ जाना शुरू करेगा। मान लो ये कंचा यहां रखा है और आपने इसे घुमाया तो स्लाइड करता करता बाहर जाना शुरू कर देगा। यही क्वेश्चन है बच्चों हमारा। क्या क्वेश्चन है देखो, ये ऐसे घूम रहा है, इसके अंदर हमने बच्चों ये रख दिया, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन बस समझाने के लिए था वहां। ये डिस्टेंस यहां पे रखा हुआ है आर नोट पे, ठीक है, लेंथ इसकी एल। जैसे ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा कांस्टेंट, ठीक है। अब ये बाहर की तरफ रेडियली बाहर की तरफ जाएगा, तो हमसे पूछा जा रहा है जब ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे आ गया तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। ऐसे बाहर होगा ना, बाहर जा रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा, रोल वोल नहीं करेगा, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, स्लाइड करता हुआ जा रहा होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहां क्या होना चाहिए, सर ये सेंट्रीफ्यूगल में क्यों पढ़ा हमने, सोचो, रोटेट करती फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, समझा गई बात। अब देखो इस पे बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल, है ना, सीजी लिखा मैंने, और यहां एक आदमी को बिठा दो, उससे पूछो भाई कौन फोर्स है, तो कहेगा भाई और तो कोई फोर्स नहीं है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो टेंजेंट के लोग कोई फोर्स नहीं है इस पे, बस रेडियली आउटवर्ड फील हो रहा है इसको, कोई फोर्स फ्रिक्शन एक्शन है नहीं कि अंदर की तरफ लगे, फ्रिक्शन भी ले सकते थे, हम नहीं कर रहे अभी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जिससे इधर की तरफ जा रहा होगा, इस आदमी को इधर किसी एक्सेलेरेशन से रेडियली एक्सेलेरेट होता हुआ दिख रहा होगा, तो दैट इज मास इनटू रेडियल एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो मान लो ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो वहां सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सेलेरेशन, m से m कट गया, ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट रहता है। अब देखो बच्चों, आपको यहां स्पीड बतानी है, x का फंक्शन है, तो ए आर को आप dv बाई डी टी ना लिख के क्या लिखोगे, v dv बाई dx। ये सब पैतरे में बता चुका हूं 1D 2D मोशन में कि यहां वेलोसिटी x का फंक्शन है, तो dv बाई डी टी ना लिखें, इसको x का फंक्शन लिखें। देखो ओमेगा स्क्वायर x dx v dv, ठीक है। देखो बच्चों, ठीक, देखो बच्चों, ये हो जाएगा 0 टू v और r नोट टू x, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 r नोट टू x v स्क्वायर बाय 2 0 टू, समझ रहे हो बच्चों कैसे, भाई यहां पे स्पीड 0 और यहां तक स्पीड v हो गई, तो यहां x कितना था r नोट और वहां जाते जाते x की वैल्यू है ना, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस r नोट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहां से v आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना, एक 2 कॉमन ले लो, तो दोनों कट जाएगा ना, कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस r नोट का स्क्वायर, ऐसे स्पीड आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया ये, मतलब रेडियली आउटवर्ड आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन मिला कि बेटा देखो अगर मान लो पिछले जो क्वेश्चन थे बच्चों उनको भी, जैसे पिछला क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल से ही पढ़ा था हमने, अगर यहां भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सोचे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये दो मास हैं, ये m और ये m, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आपसे पूछा जा रहा है इन दो रस्सी में जो टेंशन है उसका रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पे टेंशन T1 मान लो, बीच में मास आ गया तो यहां पे टेंशन T2, ठीक है, समझा बच्चों। अब ये घूम रहे हैं तो घूमते हुए या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सोच सकते हो, लेकिन आज तुम्हारे दिमाग में कि नहीं सर सेंट्रीफ्यूगल ही सोचना है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों इस पे बाहर की तरफ लगेगा, FC1 लिख दिया मैंने, इस पे लगेगा FC2 बाहर की तरफ, ठीक है। लेकिन अब ये फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, इस सिस्टम के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो यहां कैमरा लगा दो, ठीक है,
उस कैमरे के अकॉर्डिंग इस पे जो फोर्स होगा बच्चों, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ है T1 T2, तो इसका मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम में दिख रहा है जो ऑब्जर्वर है, ये A और ये B, उसके अकॉर्डिंग भाई दो फोर्स दिख रहे हैं इसको, T2 दो नहीं तीन, Fc1 और एक इधर T1, ये मास है। तो बताओ T1 इक्वल टू क्या होगा, T2 प्लस Fc1, और T1 इक्वल टू T2 प्लस Fc1 कितना होगा बच्चों बताओ, मास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, प्रथम समीकरण और फर्स्ट इक्वेशन मतलब। और इस पे देखो बच्चों बी पे एफबीडी देखो, ये बी है, इस पे टेंशन केवल T2 है और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ है। आप इसे सेंट्रीपिटल से भी करके देख लेना, बन जाएगा, ठीक है। वहां नेट फोर्स सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, ये ड्रॉ नहीं करना, इसमें ड्रॉ करना होता है सेंट्रीफ्यूगल में बस। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fc2, T2 इक्वल टू मास इंटू ओमेगा स्क्वायर और 2r, 2 रेडियस है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हुई, दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, ठीक है, तो T1 बाई T2 आ जाएगा यहां पे, ठीक। बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंट्रीपिटल के क्वेश्चन करे जाते हैं बच्चों। अब कुछ और चीजें बताता हूं बच्चों, ठीक है। एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बच्चों मैंने आपके 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में बता दिया, इसको यहां भी बता रहा हूं। ये क्वेश्चन कई बार फिजिक्स में आएगा, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कि जैसे एक टेबल है, ठीक है, एक बड़ी सी टेबल है, उस पर ना एक चेन रखी हुई, जैसे पहले मैं बताता हूं डायग्राम, फिर इसको मिटाऊंगा, दोबारा डायग्राम बनाऊंगा। ये टेबल है बच्चा, ऐसे होगी, इस पे ना एक चेन रखो। चेन कैसे, बोले ये सेंटर है, ये घूम रही है, ऐसे पहले तो बताऊं, ये टेबल ऐसे घूम रही है और इसके ऊपर एक ऐसे चेन रख दी बच्चों, ठीक है ना, चेन ऐसे। तो जब तुम ये घुमाओगे ना इसको, तो ये रेडियली बाहर की तरफ जाती है, ऐसे घूमेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा चेन को, तो ये रेडियली ऐसे जाएगी, ऐसे। तो हमसे पूछा जाता है इस चेन में कितनी टेंशन होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो सेंट्रीफ्यूगल का क्वेश्चन है ये। तो देखो ये टेबल है, ठीक है, यहां एक चेन रखी हुई है बच्चों, ठीक। मान लो इसका रेडियस आर है, तो इसके हर पॉइंट पे ना फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। हमने क्या काम किया बच्चों, अब ध्यान से सुनना, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा लिया ये, ठीक है। तो अगर ये टेबल ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, तो इस पर रेडियली बाहर की तरफ फोर्स लगेगा डीएफ, है ना, और इसमें टेंशन नहीं बनेगी, ऐसे भाई टेंशन होती है ना चेन में, खींचेगा तो टेंशन नहीं बनेगी। अब इस डीएफ और टेंशन में रिलेशन देखेंगे, तो एक अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों हमें। जैसे मान लो, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं बच्चों इसकी भी ठीक है, मान लेते हैं, चलो इतना ठीक है। ओए ये क्या कर दिया, ठीक है बच्चों, ऐसा कोई सर्कल है, देखो इसमें एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं बच्चों, कितना, ये वाला, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है बच्चों ये ओ, यहां पे टेंशन बच्चों ऐसी होगी टेंजेंट के अलाउंग, ठीक है, ये भी टेंशन ऐसे, मतलब इसको ना टॉप व्यू देख रहे हैं, जो चेन घूम रही थी ना टेबल पे, उसका टॉप व्यू देख रहे हो आप, और ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, रेडियस आ रहा है बच्चों। तो इस छोटे से टुकड़े पे फोर्स कैसे लगेगा, बाहर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ डीएफ, ऐसे फोर्स लगेगा ना बच्चों, डीएफ ऊपर की तरफ, ठीक है, लगेगा। अब देखो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, ये मेडिकल के बच्चों को टेंशन नहीं लेनी इसकी टेंशन पूछी और टेंशन ही नहीं लेनी इस क्वेश्चन की। देखो अब ध्यान से सुनना भाई, मैं इन डीएफ और इस फोर्स के बीच में रिलेशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट है ऐसे, तो यहां से हमने इस पे ऐसे 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 बच्चों इसको ऐसे बनाया, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये एंगल पूरा डी थीटा है,
भाई छोटा सा एलिमेंट है ये, देखो एलिमेंट कौन सा है, ये छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, डी थीटा बाई 2, ठीक है, समझ रहे बच्चों। अच्छा ये यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, समझ रहे भाई। तो ये 90 हुआ, इधर भी 90 हुआ, तो सोचो बच्चों ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, समझ रहे हो, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। भाई टेंशन ऐसे क्यों बनाई बताओ। अच्छा मतलब अगर कोई चीज ऐसे से खींच रहा है ये, भाई अगर ये रिंग बाहर की तरफ खींच रहा है एक टुकड़ा, है ना, तो इसको जैसे मान लो मैं इसे थोड़ा सा बाहर निकाल के देखता हूं ये ऐसे, तो बाकी के जो टुकड़े होंगे उसे अंदर की तरफ नहीं खींचेंगे ऐसे। तो टेंशन हमेशा ना टेंजेंट के लॉन्ग होती है ऐसे, किसी भी टुकड़े पे इसे बाहर जाने से रोकेगी, इसलिए टेंशन इधर की तरफ, फोर्स बाहर की तरफ है। अब देखो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है, तो ये पूरा तो 90 होता है ना, ये भी यहां से इस लाइन से, तो ये डी थीटा बाई 2 है बच्चों, समझो बात को, ठीक है। और ये एंगल भी कितना होगा डी थीटा बाई 2। तो टी का इधर जो कंपोनेंट होगा बच्चों, देखो टी ऐसे हो गया तिरछा, और ये डी थीटा बाई 2, तो टी का एक कंपोनेंट हो गया इधर, ये टी कॉस थीटा डी थीटा बाई 2, और एक टी का कंपोनेंट इधर होगा टी साइन डी थीटा बाई 2, होगा नहीं। ऐसे इस पे दो कंपोनेंट, इधर भी इसका टी कॉस डी थीटा बाई 2, तो देखो इधर की तरफ टी कॉस डी थीटा बाई 2, सॉरी इधर तो साइन होगा ना, अरे यार ये आदत नहीं पड़ी भी मिटाने की, टी साइन डी थीटा बाई 2, एक कंपोनेंट इधर टी साइन डी थीटा बाई 2। देखो ये कंपोनेंट जो कॉस वाले हैं ये आपस में एक दूसरे को काट देंगे, जो नेट होगा वो डी एफ इसके बराबर होना चाहिए नहीं, तो डी एफ इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो बच्चों डी एफ इक्वल टू 2t साइन थीटा, और डी थीटा बहुत छोटा एंगल होता है, और उसका भी डी थीटा बाई 2 कर दिया, तो ये डी थीटा बाई 2 के आसपास है, 2 से 2 काट दो, डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टी डी थीटा, ये डी एफ आ जाएगा, ठीक है। डी एफ की वैल्यू बच्चों क्लियर है। अब डी एफ आ गया, अब देखो अगर डी एफ आ गया, अब भाई ये फंडा सीख लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फिजिक्स में 5-6 बार यूज होगा, इंजीनियरिंग वाले का स्टूडेंट है। अब मैं इस पूरे डायग्राम को हटा देता हूं, ओए हाँ दोबारा बनाता हूं। जैसे हमने देख लिया कि यार अगर एक एलिमेंट लिया जाए यहां पे, जैसे ये एलिमेंट लिया, ठीक है, ये एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट पे डी एफ फोर्स बाहर की तरफ है, और जो टेंशन है टी, ठीक है, उसमें ये रिलेशन है डी एफ इक्वल टू टी डी थीटा, ठीक है। अब देखो जब ये घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बच्चों, लगेगा ना छोटे से इस एलिमेंट पे। इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, इस एलिमेंट की, ध्यान से देखना, इतने एलिमेंट की, मुझे पता है दिमाग घूम गया होगा तुम्हारा, डीएल, सोचो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो जो भी होगी, अभी देखो मैं यहां क्या काम कर रहा हूं बच्चों, मैं मान के चल रहा हूं कि इसके 1 मीटर का मास, ये जो चेन है इसके 1 मीटर का मास जो है बच्चों, मैं लिख लेता हूं के, मास ऑफ 1 मीटर, ठीक है, लिख दिया। तो डीएफ होगा, डीएम छोटा सा मास है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर टी डी थीटा, समझ में आया बच्चों। भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना हर टुकड़े पे बाहर की तरफ, तो डीएम ओमेगा स्क्वायर आर टी डी थीटा। डीएम कितना होगा बच्चों, देखो मैंने क्या कहा, के 1 मीटर का मास है, तो डीएल मीटर का कितना होगा, के इंटू डीएल, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर टी डी थीटा। अब मुझे बताओ डीएल और, अब भाई हमने पढ़ा है ना डी थीटा, ये आर, ये डीएल, तो डीएल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर डी थीटा, रखो यहां पे के आर डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, पता है ना ये बात। अब देखो बच्चों डी थीटा से डी थीटा कट गया, टेंशन कितनी हो गई, के ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर,
ये टेंशन आ गई। फिर ये के क्या है, तो के है मास ऑफ 1 मीटर। अगर मान लो इसका टोटल मास दे रखा है चेन का और टोटल लेंथ होगी, तो के की जगह मास अपॉन टोटल लेंथ लिख देना, तो मास पर यूनिट लेंथ नहीं आ जाएगा भाई। 2 पाई आर का मास m है, तो 1 मीटर का कितना होगा, m बाई 2 पाई आर। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने के लिख दिया था। क्लियर है? तो इस तरीके से इस चेन में टेंशन आ गई, और ये क्वेश्चन 6-7 बार मिलेगा फिजिक्स में इस फॉर्मूले पे बेस, डी एफ इक्वल टू टी डी थीटा पे। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब एक छोटी सी बात बताता हूं बच्चों। अरे यार मैं डस्टर ढूंढता रहता हूं। एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे क्या है वो छोटी सी बात, जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूं, आपने कभी देखा ऐसे गाड़ी में बैठे हो आप, और आप जो नजदीक की चीजें होती है वो आपको बड़ी तेजी से जाती हुई दिखती है अपने पास से, और जो बहुत दूर होती है वो हल्का चलती है ना। या बिल्कुल सेम ऐसी सिचुएशन आप खुद बाहर खड़े हो जाओ और दो गाड़ी हैं, एक आपके नजदीक है एक बहुत दूर है, दोनों सेम स्पीड से जा रही हैं, आपको कौन सी तेज चलती हुई दिखती है? जो नजदीक है। ठीक है, दूर वाली स्लो दिखती है। तो इसका कारण क्या है? तो बच्चों इसका कारण है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान लो दो पार्टिकल है, ये स्पीड v से चल रहा है, ये स्पीड v से चल रहा है, और ऑब्जर्वर O पे है। ठीक है, ऑब्जर्वर बैठे है, तो आपसे पूछा जा रहा है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी बताओ A की और B की। ठीक है, और मैं डिस्टेंस ऐसे ले लेता हूं, ये r और ये भी r, तो 2r हो गई। तो देखना बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A कितनी होगी, v बाय r, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B v बाय 2r। तो देखना ओमेगा b, अगर v बाय r की जगह मैं देखो मैंने ओमेगा a बाय 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, v बाय 2r होगी। तो इसके ये तो b की एंगुलर वेलोसिटी a की एंगुलर वेलोसिटी के आधी है, तो ये कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेगा। ठीक है, तो हमें हल्का डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा इसका, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इसलिए ये जो है फास्ट दिखाई देता है। अगर हम यहां बैठे हैं तो ये दो गाड़ी अगर ऐसे जा रही है तो हमारे रेस्पेक्ट में, यहां के रेस्पेक्ट में इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। समझ रहे हो बच्चों? क्लियर है? अच्छा, इसी में अगर मान लो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछूं छोटे छोटे, जैसे मतलब एक ही पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसमें दो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इसमें यहां पे ये घूम रहा है पार्टिकल ओमेगा a से, o के अबाउट, और ये घूम रहा है ओमेगा b से। ठीक है, तो आपसे पूछूं मैं कि इसकी a की एंगुलर वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में बताओ। ठीक है, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बच्चों जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वैसे हम इसे रोटेटरी में पढ़ेंगे सारे रिलेटिव के क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यहां आ जाते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए थोड़े से क्वेश्चन बताए मैंने बाद में। तो दोनों का टाइम पीरियड अलग होगा, इसका होगा 2 पाई बाय t1 माइनस 2 पाई बाय t2। ऐसे आप बता सकते हो रिलेटिव टाइम पीरियड। मतलब पता क्या होगा, इससे ये बता सकते हो, मैं आपसे पूछूं कि a है ये b है, बताओ a के रेस्पेक्ट में b कितनी देर में चक्कर काटेगा पूरा। तो a के रेस्पेक्ट में पूरा 2 पाई एंगल काटना है ना उसको, तो 2 पाई बाय tr ये टाइम पीरियड आ जाए कितनी देर में पूरा चक्कर काटेगा, और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, और भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों ऐसे, कुछ किताब वालों ने दे रखे हैं इसी चैप्टर में। जैसे दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच में डिस्टेंस है r। ठीक है, और ये वेलोसिटी v a से ऐसे जा रहा है θ1 से, और ये वेलोसिटी v2 से θ2 से जा रहा है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ a विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, ऐसे पूछा जा रहा है। देखो बच्चों कैसे कैलकुलेट करनी है, देखो सबसे पहले तो ये देखो अगर इनके ये कंपोनेंट लो आप वेलोसिटी के, तो इनके रेस्पेक्ट में कभी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं ये, भाई सीधे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, एक लाइन पे चल रहे हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब होता है, एक लाइन के परपेंडिकुलर जब चले। तो इसकी वेलोसिटी मान लो v1 cos θ1 है इस तरफ, इसकी कितनी है v2 cos θ2। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b पता करूं तो रिलेटिव ऐसे लिखा जाएगा। ये बाकी तसल्ली से मैं आपको पढ़ाऊंगा कब, ये डिस्टेंस हो गई ना बच्चों, हम इसे पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे रोटेटरी मोशन में, लेकिन यहां भी मिलेंगे चैप्टर में क्वेश्चन। तो देखो वेलोसिटी ऑफ a v cos θ1 माइनस v2 cos θ2। ओ
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है ना, ये थोड़ा गलत हो गया। देखो बच्चों ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, देखना बच्चों, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को मैंने ऑब्जर्वर माना है, ठीक है, ऑब्जर्वर, ए के रेस्पेक्ट में जितनी वेलोसिटी आगे चल रहा होगा तो ये वी ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, तो वी बी माइनस वी ए, तो v2 cos थीटा टू v1 cos थीटा 1, ये होगा ना रिलेटिव वेलोसिटी, समझ रहे हो बच्चों। यार हाँ ये हो गया 1, बना लेते हैं इसको 1 अपॉन r। तो इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब जो ये इस डिस्टेंस के रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी थी उनसे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को पूरा तसल्ली से डिटेल में डिस्कस करेंगे रोटेटरी मोशन में, ठीक है बच्चों। तो अब आपका सर्कुलर मोशन पूरा हो गया। अब आप किसी भी बेसिक बुक से जाइए और उसके कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो कम से कम करिए, प्रीवियस ईयर अपने एग्जाम के हिसाब से करिए, ठीक है। बाय बच्चों, गुड लक, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।